नमस्कार और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं आज का जो चैप्टर है वो प्राचीन भारत से है और ये है आपका पाल वंश। ठीक है, हमने अपने पिछले वीडियो में राष्ट्रकूटों को पढ़ लिया था। अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। तो हमेशा की तरह पाल वंश को पढ़ने से पहले मैं आपको अपनी भाषा में समझा दूँ। और किताबी ज्ञान तो आपको कहीं से मिल जाएगा, आप खुद भी किताब लेकर पढ़ सकते हैं। लेकिन आप अगर अपनी भाषा में पढ़ ले, समझ ले, नोट्स बना ले, तो फिर आप किताब को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सहूलियत होती है। तो देखिए राष्ट्रकूट, देखिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि चालुक्यों को हराकर राष्ट्रकूट आते हैं और इधर पल्लव को हराकर चोल आते हैं। ठीक है, अब इधर राष्ट्रकूट चल रहे हैं, है ना। फिर प्रतिहार भी रहते हैं, पाल भी रहते हैं और नीचे साइड में आपका चोल रहते हैं। मतलब एक साथ चार चार राजवंशों का शासक चलता है भारत में। मैं आपको मैप भी दिखा दूंगी। ठीक है, आप आराम से पहले मेरी भाषा में समझिए कि मैंने किस तरह से इसे समझा है, किस तरह से पढ़ा है। फिर जब आप सेकेंड पार्ट को पाल वंश के ही सेकेंड पार्ट को आप जब मैं पढ़ाऊंगी तो किताबी भाषा में आपको जो कि 6 to 12 एनसीईआरटी बेस पे रहता है, आपको फिर से कंप्लीट समझा दूंगी, नोट्स आपको मिल जाएगा। तो देखिए जो पाल रहते हैं, पाल का क्षेत्रफल जो रहता है, समझिए कि ये बिहार की तरफ रहते हैं। ठीक है, पाल वंश बिहार में इनका शासक रहता है। तो यहाँ पर आप वंशावली को देख रहे हैं ना, इनके वंशावली। तो पहले है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल, महिपाल और रामपाल, लास्ट में मदनपाल। ये सभी है और सब में से सभी तो महत्वपूर्ण नहीं है। मैं इसमें से 5 को आपको बताऊंगी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राजधानी इनकी बिहार की मुंगेर में रहती है। किसकी? पाल वंश की। ठीक है, पाल वंश की रहती है बिहार के मुंगेर में। ठीक है, और गोपाल इसके संस्थापक रहते हैं। ठीक है, कौन रहते हैं? तो गोपाल। ठीक है, 750 से 770 ईस्वी। तो इन्होंने क्या किया ना, गोपाल ने बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय इन्होंने खोला। कहाँ पर? बिहार शरीफ में। ठीक है, मतलब शिक्षा में काफ़ी इन्होंने जोर दिया। फिर आता है उसके बाद धर्मपाल क्या करते हैं कि भागलपुर में, कहाँ पर? भागलपुर में विक्रमशिला, आप आज भी इसके नाम को जानते हैं, विक्रमशिला आज भी है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की किसने? धर्मपाल ने। किस वंश के? पाल वंश के। कहाँ पर? बिहार में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि व्रजयान, जो बौद्ध धर्म कई भागों में बटा था, पहले 2 भागों में बटा, हीनयान, महायान। फिर जो महायान होता है ना, वो कई सारे पार्ट में डिवाइड हो गया। तो जो विक्रमशिला है वहाँ पर व्रजयान शाखा की पढ़ाई शुरू हुई। ठीक है, अब धर्मपाल की एक और विशेषता है कि इसने कन्नौज को जीतने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, उसने कोई विवाह नहीं किया था, तो उसकी कोई संतान नहीं थी, कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो उत्तर का जो क्षेत्र था काफ़ी, क्योंकि हर्ष काफ़ी कर सकते हैं अंतिम शक्तिशाली शासक था, है ना। तो उत्तर भारत में तो क्या होता है कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो वो जो क्षेत्र था वो खाली हो जाता है। तो उससे भरने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों में युद्ध होता है ना, मैंने बताया था आपको। तो इस युद्ध में पाल वंश की तरफ से धर्मपाल जाता है। ठीक है, कौन? धर्मपाल। अब आप कमेंट में ये बताएं कि राष्ट्रकूटों की तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन गया था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, मैंने आपको कल पढ़ाया है। तो धर्मपाल जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होता है। कन्नौज का जो युद्ध होता है उसमें धर्मपाल जो है वो शामिल होता है। ठीक है, गोपाल आपने समझ लिया, धर्मपाल समझ लिया, कोई डाउट नहीं। फिर आता है देवपाल। तो इसके इतना महत्व नहीं है, लेकिन इसके समय में ही अरब का यात्री सुलेमान आया था। कौन आया था? सुलेमान, अरब यात्री। ठीक है, फिर विग्रहपाल, नारायणपाल उतने महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद आता है महिपाल। महिपाल जो था ना
वो कह सकते हैं कि यह पाल वंश का द्वितीय संस्थापक रहता है। ठीक है, क्योंकि इसने काफ़ी सारी विकास का जो कार्य था उसे प्रारंभ करवाया था। ठीक है, काफ़ी सारे जो कार्य रहता है उसे इसने आरंभ कराया था, इसलिए पाल वंश के कह सकते हैं कि द्वितीय संस्थापक रहता है। अब देखिए इसने क्या क्या करवाया कि चोल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि राष्ट्र जब पाल वंश रहते हैं और नीचे में कौन है आपका चोल रहते हैं, है ना। राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल और नीचे में चोल, ये चारों एक साथ चलते हैं। तो पालों का चोल के साथ युद्ध हुआ, या फिर आप कह सकते हैं कि चोल ने पाल पर आक्रमण किया। जीता नहीं था, उसने उसकी भूमि पर कब्जा भी नहीं किया था। ठीक है, क्लियर। चोल का शासक था राजेंद्र प्रथम। कौन था? राजेंद्र प्रथम। चोल वंश का प्रतापी राजा, द्वितीय शाखा थी चोलों की। प्रतापी राजा थे राजेंद्र प्रथम। इन्होंने पूरा श्रीलंका जीता था, याद है। नौसेना काफ़ी इनकी अच्छी रहती है ना। तो इसी राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर हमला किया था। किसके लिए? गंगा जल के युद्ध के लिए, याद है, गंगा जल के युद्ध के लिए। और इसने कह सकते हैं कि विजय हासिल किया था, क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया था, विजय हासिल हुआ था राजेंद्र प्रथम को। और उसने उपाधि धारण किया गंगई कोंड। कौन सी उपाधि धारण की? गंगई कोंड, है ना। और इसी के नाम पर उसने तीसरी राजधानी बनाई थी अपने क्षेत्र में चोल ने। कौन सी राजधानी? गंगई कोंड चोलपुरम। ठीक है, याद है आपको, गंगई कोंड चोलपुरम नामक शहर इसने बसाया था। फिर क्या होता है, महिपाल के समय में इसने बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया था। और तिब्बत पर, कहाँ पर? तिब्बत पर बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए दूत मंडल भेजा था। याद रहेगा, दूत मंडल इसने भेजा था। ज्ञान, विज्ञान, धर्म का ये महान संरक्षक भी रहता है। ठीक है, नहीं याद रहेगा आपको। और इसके दरबार में काफ़ी विद्वान भी रहते हैं। अंतिम शासक मदन पाल रहता है। अंतिम शासक मदन पाल, ठीक है, मदन पाल रहता है। और इसके बाद सेन वंश की स्थापना हो जाती है। तो मैंने इसे अपनी भाषा में पढ़ा, आपको समझाया। आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। अब देखिए हम मैप को देखें। मैप को पढ़िएगा तो काफ़ी ये रहता है। तो देखिए कन्नौज को जीतने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष है। सबसे पहले हमने किससे पढ़ा था? राष्ट्रकूट को। तो देखिए राष्ट्रकूट यहाँ है, मानिकखेत इनकी राजधानी रहती है ना। राष्ट्रकूटों ने एलोरा महाराष्ट्र में मंदिर बनाया था, कैलाश मंदिर, है ना। उसके बाद अभी हम पढ़ रहे हैं पाल वंश, नालंदा मगध है ना, बिहार की तरफ है कि नहीं। और चोल, चोल दिख रहा है आपको? हाँ, ये देखिए है ये आपका चोल। तंजौर है ना, उरेऊर, उसके बाद राजधानी हो जाती है तंजौर। और राजेंद्र प्रथम ने तीसरी राजधानी बनाई थी, वो था गंगई कोट चोलपुरम। याद रहेगा, चेर पांड्य चोल, है ना। हाँ, ये राष्ट्रकूट हो गए, राष्ट्रकूट। ये आपके हो गए चोल, ये हो गए आपके प्रतिहार, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। प्रतिहार, लास्ट विजय प्रतिहारों की ही होती है। उज्जैन, ठीक है, ये हो गया आपके पाल। और कौन सा क्षेत्र इनको तीनों को जीतना था? तो वो था कन्नौज। याद रहेगा आपको, मैप में भी आपने समझ लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष है, किसे जीतने के लिए? कन्नौज को जीतने के लिए ये संघर्ष होता है। ठीक है, तो कमेंट में आप बताएं आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि झारखंड में आप जानते हैं पीजीटी की फिर से वैकेंसी आ चुकी है, जो कि रद्द कर दी गई थी। अब वो फॉर्म फिलअप फिर से अप्रैल में भरा जाएगा। और साथ में जिन्होंने झारखंड टेट को पास कर लिया है उन्हें फिर से एक एग्ज़ाम देना होगा। 25,000 उस पर वैकेंसी होने वाली है। तो उस बेसिस पे भी आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो आप तैयारी में लगे रहिए, एक सीट अपने लिए ज़रूर बनाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।